सुधीर भैया ने घूर कर देखा तो रितु सिकुड़ गई। कितनी मुश्किल से इतने दिनों तक रटा हुआ संवाद बोल पाई थी। अब बोलकर भी लग रहा था कि कुछ नहीं बोली थी। सुधीर भैया से आंख मिलाकर कोई बोले, ऐसा साहस घर में किसी का ना था। क्या बोला तूने? जरा फिर से कहना। सुधीर भैया ने गंभीरता से कहा। कह तो दिया एक बार। रितु का स्वर लड़खड़ा गया। कोई बात नहीं, सुधीर भैया ने संतुलित स्वर में कहा। एक बार फिर से कह, अक्सर दूसरी बार कहने से अर्थ बदल जाता है। रितु ने नीचे देखते हुए कहा, मुझे अमर से शादी करनी है। ये अमर वही है ना जो कुछ दिनों पहले यहाँ आया था? सुधीर भैया ने पूछा। जी। और वो दूसरी जाति का है? सुधीर भैया ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा। जी, रितु ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। और हम लोग, जिसमें तू भी शामिल है, शुद्ध शाकाहारी हैं। वह तो जरूर ही मांस मछली खाता होगा। जी, रितु ने सिर हिलाया। ये शादी नहीं हो सकती। सुधीर भैया ने गरज कर कहा। क्यों सुधीर भैया? रितु ने साहस जुटाकर पूछा। क्यों? क्या दिखाई नहीं देता? एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम। कहाँ है मेल इसमें? सुधीर भैया ने डांट कर पूछा। कैसे रह पाएगी उस वातावरण में? पर हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या ये मेल नहीं है? रितु ने दृढ़ता से उत्तर दिया। अच्छा, तो तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने फैसले स्वयं करेगी? लगता है तू अपने को विश्व सुंदरी समझने लगी है कि जो चाहे कर लेगी। सुधीर भैया ने व्यंग से कहा। रितु ये सोचकर चुप रही कि उत्तर देगी तो वे और भड़क जाएंगे। उनका टेप एक बार चालू होता है तो फिर बंद नहीं होता। कोई उत्तर न पाकर सुधीर भैया ने पूछा, और अगर मैं शादी की मंजूरी नहीं दूँ तो हम कोर्ट में शादी करेंगे। ऋतु का विद्रोह भड़क उठा। शाबाश बहना, भैया ने ताली बजाते हुए कहा। तूने मेरी इज्जत रख ली। अगर मैं शादी के लिए हामी भर देता हूँ तो लोग हजार सवाल करेंगे। मैं जवाब देते देते थक जाऊंगा। रितु को सहसा विश्वास नहीं हुआ कि सुधीर भैया समर्थन कर रहे हैं या तीखा व्यंग्य बाण छोड़ रहे हैं। उनसे किसी बात की कभी भी उम्मीद की जा सकती थी। रितु दुविधा में पड़ गई। अब क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? सुधीर भैया ने डांट कर पूछा। रितु ने डरते डरते कहा। आप नाराज हो गए? हाँ, नाराज होने की बात ही है। अच्छी तरह से फैसला कर लिया है ना? ऊंच नीच सब सोच लिया है ना? भैया ने कहा। बाद में पछताएगी तो नहीं? जी नहीं, संक्षिप्त उत्तर दिया। तो जाओ कोर्ट में शादी कराओ, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दे दूंगा। सुधीर भैया ने भी अपना निर्णय सुना दिया। रितु का दिल डूब गया। स्वीकृति पाकर वह प्रसन्न नहीं हुई। हर लड़की की तरह वह भी दुल्हन बनकर पूरी साज सज्जा और श्रृंगार के साथ विदा होने की अभिलाषा रखती थी। यह तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि टिकट लेकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंच गई। जब तक विद्रोह की स्थिति में थी बहुत ऊंचा ऊंचा सोचती थी, और अब असलियत सामने आई तो दिल बैठ गया। सारे सपनों का रंग फीका पड़ने लगा। सुधीर भैया 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, और शायद इसलिए बड़े भैया का नाम उनके व्यक्तित्व और ऊंचे दर्जे के कारण उनके चेहरे पर चिपक गया था। माँ पापा के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। 2 भाइयों की शादी तो पिता ने ही कर दी थी। मरने से पहले एक बहन की शादी तय कर दी थी। ये सब काम सुधीर भैया ने ही किए हैं। इस बात की उन्हें प्रशंसा भी मिली। समय से उस बहन की भी शादी कर दी। इसी समय उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनकी अपनी कोई संतान न थी। अब रह गई सबसे छोटी बहन रितु, जो उनसे 17 वर्ष छोटी थी। उनके बीच भाई बहन का नहीं, एक पिता बेटी का रिश्ता था। दोनों घर में अकेले थे क्योंकि एक बहन ससुराल चली गई थी और भाई अपनी अपनी नौकरियों पर अन्य शहरों में थे। रितु सुधीर भैया से जितनी डांट खाती थी उतना ही वह उनके सिर चढ़ी भी थी। कोर्ट की शादी से रितु धूमधाम की शादी से वंचित रही, जबकि अमर के परिवार वालों को लगा जैसे वे लोग धोखा खा गए। खाली हाथ बिना दहेज की बहू के आने से उनकी नाराजगी चेहरे पर एक बहुत बड़े मस्से की तरह दिखाई देने लगी। चूंकि अमर ही अपनी कमाई से घर चला रहा था,
इस कारण कुछ कहने का साहस किसी को न हुआ। भाई साहब, एक परिचित ने व्यंग्य से पूछा, यह बेमेल शादी आपने स्वीकार कैसे कर ली? कहाँ हम उत्तर भारत के और कहाँ वह दक्षिण। बड़े भैया ने कूटनीति का सहारा लेते हुए कहा, भाई, मेरी सहमति का प्रश्न ही कहाँ उठता है। उन दोनों ने अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी कर ली, तो मैं क्या कर सकता था। हाँ, आपको एक दावत ना मिलने का दुख अवश्य होगा। परिचित महोदय ने झेप कर कहा, मेरा मतलब ये नहीं था। पता नहीं कैसे निर्वाह करेंगे। आखिर उन दोनों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तो बिल्कुल अलग है ना। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, पर संस्कार तो सबके भारतीय ही है ना। और फिर सारे विद्वान, जिसमें आप भी हैं, कहते हैं ना कि विवाह तो जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाते हैं। सुधीर भैया ने हंसते हुए आगे कहा, मैं और आप क्या कर सकते हैं। उन सज्जन का मुंह बंद हो गया। रितु ने अर्थशास्त्र में एमए किया था और साथ ही बीएड भी कर लिया था। पहले एक स्कूल में और फिर एक अच्छे नामी कॉलेज में लेक्चरर के पद पर काम कर रही थी। अमर दूसरे कॉलेज में प्रोफेसर था। अक्सर मिलते जुलते रहते थे। एक दूसरे के प्रति आकर्षण ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। अंत में शादी करने का भी इरादा कर लिया। दोनों के परिवारों के विरोध का भी उन्हें आभास था, पर कोशिश यही थी कि शादी बिना किसी झंझट के हो जाए। बाकी देख लेंगे। आशा के विपरीत सुधीर भैया ने कुछ नहीं कहा, जबकि अमर ने घर वालों ने कुछ समय तक असहयोग आंदोलन किया। शादी को लगभग 8 महीने हो चुके थे और ऊपरी तौर से सबकी जीवन यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी। रात्रि के 10 बजे होंगे। सुधीर भैया टीवी पर एक रोचक धारावाहिक देख रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर घंटी तो बजी ही, साथ ही कोई धड़ाधड़ बड़बड़ा भी रहा था। सुधीर भैया को दहशत हुई कि कहीं कोई लुटेरा या चोर तो नहीं। धीरे धीरे सोचते हुए दरवाजे तक आए। दरवाजे में लगे शीशे में झांक कर देखा, पर अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आया। कौन है? उन्हें धमकाते हुए पूछा। मैं हूँ, एक मिमियाता स्वर आया। दरवाज़ा खोलिए। आवाज़ कुछ परिचित सी लगी, पर धोखा भी तो हो सकता है। सोचकर सुधीर भैया ने कड़क कर पूछा, मैं कौन? बिट्टी। लगा कि आवाज़ में जान ही न थी। सुधीर भैया प्यार से उसे बिट्टी बुलाते थे। सुधीर भैया ने झट से दरवाज़ा खोला। रितु हाथ में एक छोटा सूटकेस लिए खड़ी थी, ठीक किसी फिल्मी हीरोइन की तरह। पहले तो सुधीर भैया की छाती से चिपट कर रोई और फिर सीधे अपने कमरे में चली गई। सुधीर भैया ने कुछ नहीं कहा, केवल गंभीरता से सोचते रहे कि सुबह होने पर ही पूछेंगे। वैसे पूछने की जरूरत भी क्या है। सवेरे वे अखबार पढ़ रहे थे। रितु सामने बैठी बेचैनी से प्याले प्लेट इधर उधर करते हुए सोच रही थी कि सुधीर भैया है कैसे, कोई चिंता ही नहीं। अंत में जब सब्र का बांध टूट गया तो उसने भैया के हाथों से अखबार छीनते हुए कहा, पूछोगे नहीं मैं क्यों आई हूँ? शरारत भरी मुस्कुराहट से उन्होंने कहा, पूछने की क्या जरूरत है? पति पत्नी में अनबन तो होती ही रहती है, सब ठीक हो जाएगा। रितु ने गुस्से से कहा, ये अनबन नहीं है सुधीर भैया, मैं वह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। सुधीर भैया ने हंसकर कहा, शाबाश बहन, ये तो तूने बड़ा अच्छा किया। इस घर में तेरी बड़ी कमी महसूस होती थी। आज पालक के कोफ्ते बनाना बहुत दिन हो गए खाए हुए। सुधीर भैया, आप इसे मजाक समझ रहे हैं? रितु ने क्रोध से पूछा। उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया, जिंदगी में ऐसे फैसले कभी मजाक नहीं होते। तूने स्वयं शादी का फैसला किया, मैंने मान लिया। अब तू हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई है, ये भी मान लिया। तू चिंता मत कर, यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। एक बार भी तो नहीं पूछा कि झगड़ा क्यों हुआ। मानो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। रितु तो सब कुछ उगलना चाहती थी। कब तक चुप बैठी रहेगी? अचानक वह सुबकने लगी। रोते रोते बोली, सुधीर भैया, उन्हें बहू नहीं एक नौकरानी चाहिए। दिन भर घर में चक्की की तरह पिसती रहती हूँ, पर किसी को मेरी परवाह नहीं। किसी से क्या मतलब? भैया ने अनजान बनते हुए पूछा। कहा ना, किसी को भी नहीं, रितु ने चिढ़कर कहा। पर तू कॉलेज पढ़ाने तो अब भी जाती है ना? सुधीर भैया ने पूछा। सो तो जाती हूँ, रितु ने कहा, पर मेरे पीछे कोई भी काम नहीं करता। सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। तो तू नौकरी छोड़ दे,
सुधीर भैया ने सलाह दी। रुपया जो कमा कर लाती हूँ, रुपया भी तो चाहिए उन्हें, रितु ने तड़क कर कहा। और अमर का क्या कहना है? पहले तो मेरी ओर से कुछ बोलते भी थे, पर अब माता पिता और बहन के दबाव में उन्होंने भी साथ देना छोड़ दिया है। कहते हैं कि मैं ही परिवार में मिलजुल कर नहीं रहती। अब आप ही बताइए कि क्या मेरी अपनी कोई शख्सियत नहीं है? मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है? क्या मुझे अपनी तरह से जीने का अधिकार नहीं है? वह एक ही सांस में कह गई सब कुछ। गंभीरता से विचार करते हुए सुधीर भैया ने कहा, ये बात तो ठीक है, अगर इंसान अपनी पहचान ही भूल जाए तो पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा। सच ही तो तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अच्छा किया जो तू वह घर छोड़कर चली आई, हमेशा हमेशा के लिए। रितु को समझ न आया कि सुधीर भैया ताना दे रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। अक्सर ऐसी ही दोहरी बात करते हैं, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? रितु ने उलझन में पड़कर पूछा। करना क्या है? आराम से यहाँ रह और चैन की बांसुरी बजा। हाँ, कॉलेज जाना मत छोड़ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, भैया ने समझाते हुए कहा। और फिर कुछ मुस्कुराते हुए बोले, अब कुछ नाश्ता वाश्ता भी मिलेगा? रितु के तने हुए चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। सुधीर भैया कभी नहीं बदलेंगे। 1 सप्ताह हो गए। रितु के खिले हुए मुखड़े पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थी। सुधीर भैया के समर्थन और आश्रय प्रदान करने से उसे बड़ी तसल्ली हुई थी। पहले तो यही सोचा था कि देखते ही वे डांटेंगे और फटकार लगाएंगे, बुरा भला कहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर सुधीर भैया को छोड़कर उसका था ही कौन? क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही है, सुधीर भैया ने पूछा। कुछ तो नहीं, रितु ने कहा। कुछ तो है, वे मुस्कुराए। रितु ने झिझकते हुए कहा, आप वहाँ कहलवा दीजिए कि मैं यहाँ हूँ और बड़े आराम से हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं क्यों कहूँ ऐसा? पर लगता है तेरे दिल में अमर के लिए कुछ जगह है, इसीलिए परेशान है। रितु ने झल्लाकर कहा, मुझे कोई परवाह नहीं उन लोगों की। क्या उनको मेरी परवाह है? इसलिए तो कहता हूँ, सुधीर भैया ने हंसकर कहा। जब एक बार फैसला घर छोड़ने का कर लिया तो अब उसी पर अटल रहे। रितु चुप हो गई। रविवार का दिन था, छुट्टी के हिसाब से सब काम धीरे धीरे हो रहा था। घंटी बजी। रितु अपने कमरे में थी। काम वाली के सिवाय कौन होगा, वह भी तो आराम से आएगी। सुधीर भैया ने धीरे धीरे उठकर दरवाज़ा खोला। तुम? सुधीर भैया ने चौंक कर पूछा। यहाँ क्यों आए हो? रितु से मिलने आया हूँ, अमर ने झेपते हुए कहा। वह तुमसे नहीं मिलना चाहती, कहकर उन्होंने तड़ाक से दरवाज़ा बंद करने की नाकामयाब कोशिश की। सुधीर भैया, अमर ने बड़े सम्मान से कहा, आपसे तो बात कर सकता हूँ या आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे? भैया ने सोचते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, पर याद रखना मुझे तुम बेवकूफ़ मत समझना। अमर ने झुककर उनके पैर छूते हुए कहा, ऐसी ज़रूरत कर सकता हूँ क्या? ठीक है, अंदर आ जाओ। रितु ने अमर को देखा तो पास आ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सुधीर भैया ने डांट कर कहा, बिट्टी तू अंदर जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। रितु सहम कर अंदर चली गई। चाय टेबल पर रखी थी। सुधीर भैया ने चाय का प्याला भरकर अमर की ओर बढ़ाया। यहाँ क्यों आए हो? सुधीर भैया ने तीखे स्वर में प्रश्न किया। मैं रितु को लेने आया हूँ, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, सुधीर भैया ने दृढ़ स्वर में कहा। वो तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई है, यहाँ उसे कोई तकलीफ नहीं है। अमर ने झिझकते हुए कहा, दरअसल कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं उसे दूर करने आया हूँ। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? सुधीर भैया ने क्रोध से कहा। क्या तुम उसे एक नौकरानी की तरह नहीं रखते? जब तुम उसे बाहर काम करने के लिए भेजते हो तो क्या तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का ये कर्तव्य नहीं कि घर के कार्यों में उसका हाथ बटाना चाहिए? यही उसे समझाने चाहता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। बस उसे थोड़ा मेरे माता पिता से इज्जत से पेश आना चाहिए। तुम्हारा मतलब मेरी बहन बदतमीज़ है? सुधीर भैया ने क्रोध से पूछा। अमर ने तुरंत बचाव करते हुए कहा, जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा।
मैंने कहा थोड़ा सम्मान से पेश आए, आखिर वे मेरे माता पिता हैं। ओह, सुधीर भैया ने व्यंग्य से कहा, सम्मान से पेश नहीं आती, पढ़ाकर तो तुम भी आते हो। क्या आते ही झाड़ू पोछा और खाना बनाने लगते हो? थोड़ी देर तो नवाब साहब की तरफ बैठकर चाय नाश्ते का इंतजार करते ही हो। अमर उत्तर के लिए सही शब्द न पा सका। उसकी जीभ लड़खड़ा गई। अरे आते ही थकी मांदी लड़की से सब यह उम्मीद करे कि काम में जुट जाए और सम्मान से भी पेश आए, ये सोचकर तुमने एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ बड़ा अन्याय किया है। सुधीर भैया ने सिर हिलाते हुए कहा। भैया आप समझ नहीं रहे हैं, अमर ने तीव्र स्वर में कहा। वह किसी भी हालत में मुझसे और मेरे परिवार से घुल मिल कर नहीं रहना चाहती। यानी तुमने उसे और उसने तुम्हें समझने में भूल की है। ये शादी तुमने भावना में बहकर जल्दीबाजी में कर ली। भैया ने तीखा प्रश्न किया। जी ऐसा तो नहीं था, अमर ने हकलाते हुए कहा। हमने सारे पहलुओं पर अच्छी तरह से गौर कर लिया था। असलियत की दुनिया कल्पना के संसार से बहुत अलग होती है ना दामाद बाबू? सुधीर भैया ने कटु व्यंग से पूछा। अब जब समझ ही लिया है कि यह शादी एक भूल थी, तो यहाँ क्या करने आए हो? मैं जो उसे समझाना चाहता हूँ, अमर ने धीरे से कहा। यानी तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए थोड़ी जगह है? भैया कुटिलता से मुस्कुराए। अमर सिर झुकाकर नीचे देखने लगा। सुनो दामाद बाबू, बेटी तुमसे ना तो मिलेगी और ना ही यहाँ से जाएगी, भैया ने दृढ़ता से कहा। तुम जा सकते हो, अमर ने भी उतनी ही दृढ़ता से उत्तर दिया। भैया, रितु से बिना मिले मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। पति पत्नी के बीच में आप क्यों आते हो? मुझे एक मौका दीजिए। कैसा पति, कैसी पत्नी? सुधीर भैया ने कटुता से ऊंचे स्वर में कहा ताकि रितु भी साफ साफ सुन ले। बेटी तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई है, वह अच्छी तरह समझ लो। रितु के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसे ऐसी आशा न थी कि सुधीर भैया अमर का इतना अपमान करेंगे। उसे अमर पर ना जाने क्यों तरस आने लगा। जो भी हो, मैं मिलकर ही जाऊंगा, अमर ने रितु के कमरे की ओर बढ़ते हुए कहा। ठहर जाओ, सुधीर भैया ने डांट कर कहा। मैं इतना कमीना तो नहीं कि तुम्हें घर से बाहर उठाकर फेंक दूं, पर बिट्टी से मिलने की आज्ञा कभी नहीं दूंगा। इधर वाला कमरा खाली है, वहाँ जब तक मर्जी हो रहो, पर बिट्टी से मिलने की कोशिश मत करना। अमर लाचारी से कमरे में चला गया। रितु थोड़ी देर में बाहर आई तो चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। सुधीर भैया ने रूखे स्वर में कहा, मैंने अमर को डांट दिया है, अगर अपनी और मेरी इज्जत प्यारी है तो उससे बात मत करना। अब तू हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहो। हाँ, नौकर के हाथ नाश्ता और खाना कमरे में ही भिजवा देना। मैं बाहर उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता, समझी? सुधीर भैया 3 दिनों तक दीवार बने बीच के कमरे में आराम कुर्सी लगाकर बैठे रहे। दफ्तर से छुट्टी ले ली थी। रितु पर पूरा विश्वास था कि वह अमर से बात नहीं करेगी। अमर के ऊपर ही पहरा लगाया हुआ था कि वह उकताकर चला जाएगा। सुधीर भैया अपनी कूटनीति पर मुस्कुरा रहे थे। वे पहले ही जानते थे कि इस तरह की शादी में कोई दम नहीं होता, पर पागलों को भला कोई समझा सकता है क्या? 3 दिन हो गए। सुधीर भैया ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। ना जाने कब आंख लग गई थी। दिन चढ़ाया था। अखबार वाला कभी का अखबार बालकनी में फेंक कर चला गया था। अजीब सा सूनापन था। बिट्टी, सुधीर भैया ने पुकारा। अरे चाय वाय मिलेगी या नहीं? कोई उत्तर नहीं। बिट्टी ने के कमरे में झांका। कमरा खाली था। ध्यान से देखा तो उसका सूटकेस भी नदारद था। अमर भी गायब था। कहाँ गए? और तब सुधीर भैया ठठाकर हंस पड़े। आखिर उनकी तरकीब काम ही कर गई। अगले साल रितु गोद में अपना बच्चा लेकर सुधीर भैया के पास आई। अमर साथ में था। सुधीर भैया खिलखिलाकर हंस पड़े। अब तुम दोनों उस चेक के हकदार हो जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए रखा हुआ था। बच्चा भी है, इसीलिए सूद के साथ बोनस भी दे रहा हूँ। अब आशा करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। दोनों ने शर्माकर मुंह नीचे कर लिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। ढेरों ऐसी पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।